मेरा लुक लाइक तो कर लिया जी। हाँ ये देखो इसे, आय हाय, वाह वाह, ये इसने टी शर्ट पहन रखी थी तो उसका वो छुपा हुआ है। ये सीधी सी बात है, उसने सटार मारने की कोशिश की है। बाय द वे, कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि वॉइस में कुछ दिक्कत है। मैं उससे अवेयर हूँ, मैंने उसे फिक्स करने की कोशिश की थी, पहला अटैम्प्ट सफल नहीं हुआ। तो मतलब थोड़ा सा फिर लेंथी अटैम्प्ट लेना पड़ रहा है, और सुपर बिजी होने की वजह से वो हो नहीं पा रहा अभी। बट एज सुन एज पॉसिबल मैं करने की कोशिश करूँगा। इस बीच में अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है तो मैं उसे मिस नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। अगर आपको परेशानी है तो आई एम सॉरी। आरएसएस है उस पे भैया, कुत्ता मुंह प्रदान कर रहा है। हम लोगों ने जब कंट्रोवर्सी हुई तो लोग उस पे इसके चटुए आ गए जस्टिफाई करने की। अच्छा, सब छोड़ो, ठीक है। कामरा के बारे में मेरे क्या विचार हैं, वो मेरी एक वीडियो है जो इसके पूरे जो बवाल हो गया था इसके शो के ऊपर ही, जो वेन्यू वगैरह तोड़ दिया गया था, उसमें मैंने अपने विचार बता ही दिए। और बहुत सारे लोगों को उन विचारों से बहुत दिक्कत हुई थी, स्पेशली इस बंदे के बहुत ही कल्ट टाइप के फॉलोअर हैं। उससे पर फर्क नहीं पड़ता, चूतिया है तो चूतिया बोलेंगे इसे, है चूतिया। उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि ये थोड़ा मानसिक रूप से विक्षिप्त भी है। लाइक ठीक है, हर बंदे का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, हर बंदे का डिफरेंट चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, पर उसके कपड़े बना के पहन रहा है। क्योंकि ये जो टी शर्ट है, ये टी शर्ट आपको पता होगा कि आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते, आप प्रिंट करा सकते हो, अगर स्पेसिफिकली कस्टम प्रिंट करा सकते हो टी शर्ट्स अपने लिए, ठीक है। इस व्यक्ति ने इस चीज़ का कस्टम प्रिंट कराया और उसके कपड़े पहन के घूम रहा है, ठीक है। पर्सनली ये तो पर्सनल लेवल पे बात होगी ना, प्राइवेटली कहीं पे खड़ा है या फिर जो भी है, यू नो लाइक फिक्स्ड पिक्चर होगी या जो भी होगा, मतलब इसने अपनी लाइफ में इस चीज़ को इतना ज़्यादा हावी होने दिया हुआ है, ठीक है। और ये कॉमेडियन है, इसका क्लेम टू फेम है, आई एम कॉमेडियन। और ये जो जितने भी आंटू झांटू आके इसकी सफाई दे रहे होते हैं ना, और इसके साइड ले रहे होते हैं कि ये तो कॉमेडी है, ये तो कॉमेडी कर रहा है, तुझे तो कॉमेडी पसंद नहीं आती, ये वो। अबे भाई, ये व्यक्ति का काम कॉमेडी सिर्फ उन लोगों को लगता है जो महान चूती हैं इस दुनिया के, अखंड चूती है। इस व्यक्ति के काम को पसंद करने वाले को मैं अखंड चूतिया नहीं कह रहा, जो ये सोचता है कि ये एक कॉमेडियन है वो है अखंड चूतिया। उसका रीजन ये है कि भाई ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जिसको ये मास्क करता है कॉमेडी के नाम पे, ताकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा उठा सके, ठीक है। जिन लोगों को ये जानते हुए इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो एटलीस्ट वो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मैं एग्री नहीं करता, बट एटलीस्ट वो बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं। जो लोग इसकी कॉमेडी से इंस्पायर हो रखे हैं कि ये कितनी तगड़ी कॉमेडी हो रही है, उन लोगों के आईक्यू लेवल पे दया आती है मुझे, ठीक है। और जो लोग कर रहे थे ना, ये भी कर रहा है भाई, ये कौन सी कॉमेडी चल रही है? ये क्या आप कॉमेडी अपनी जोक्स लिख के टी शर्ट पे भी घूमेगा? कुछ कॉमेडी नहीं है भाई, ठीक है। या तो आप प्रिटेंड कर रहे हो या तो आप बहुत भोले हो भाई। कंट्रोवर्सी हुई तो लोग उस पे इसके चटुए आ गए जस्टिफाई करने की। तुमको कैसे पता है आरएसएस लिखा है? आरएसएस नहीं, यहाँ पे कुणाल कमरा का करियर लिखा है। तो आरएसएस नहीं लिखा, वो कुछ और लिखा है, ठीक है। अगेन इसी टाइप के चूतिए सपोर्ट, इसी मानसिक लेवल के लोग इसको सपोर्ट कर भी सकते हैं, जो कि एक्चुअल में सोच रहे हैं कि ये कॉमेडी कर रहा है, जो कि एक्चुअल में कह रहे हैं कि तुमको कैसे पता ये आरएसएस लिखा है, जिनको लग रहा है कि शायद ये कुछ और हो। जब तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन का ये लेवल है, जब तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग का ये लेवल है, अनलेस कि तुम जस्ट जबरदस्ती कर रहे हो कि भाई हम तो ना माने, वो फिर एक अलग बात है, वो फिर ट्रोलिंग हो जाती है। अगर तुम सच में ऐसा सोच रहे हो तो भाई आप करो यार, कामरा को ही सपोर्ट कर लो। आप आपकी ज़िंदगी में बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी इससे बड़ी, और आप टारगेट ऑडियंस भी नहीं हो बाय द वे अवेयरनेस के लिए। इसमें भी, अब इसमें मैंने एक चीज देखी लेकिन कि आरएसएस के जो लोग जो होते हैं ना, आपसे भी थोड़े से जो लोग होंगे, अगर आप उनसे पूछोगे या उनसे चर्चा करोगे इस बारे में, आरएसएस वालों को छोड़ के बाकी सब आहत हो गए। ये आईटी सेल, ये
सोशल मीडिया हाँ, हमारे। ये किसी वही मैं एग्जैक्टली यही बात मैं कह रहा था। अगर मैं इस पिक्चर को देखूंगा तो हल्का सा थोड़ा रेज आएगी इनिशियली, बट समझ आ रहा है रेज बेट ही है, क्योंकि रेज इस तरह की चीज़ें बंदे गुस्सा ही दिलाने के लिए करते हैं। और हल्का सा आएगा यार क्या, उसके बाद फिर आपको एक सेकंड में रियलाइज हो जाएगा कि ये जानबूझ के कर रहा है। ये कोई वो थोड़ी है कि भाई मतलब इतना तगड़ा सच बोल रहा हो, ये कोई ऐसा जो कोई और ना बोलता हो। आरएसएस को तो हर गली में घूमता हो कुत्ता गाली दे रहा होता है, ठीक है। तो ये कौन सा कोई क्रांतिकारी काम तो ये हो नहीं रहा है। तो आप पहला थॉट आपके दिमाग में आता है कि क्या घटिया हरकत है, लेकिन फिर सेकंड थॉट डायरेक्टली आपके दिमाग में पता है क्या आता है कि यार ये बंदा किस माइंडसेट में जीवन जी रहा है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस को हटा के साइड में हर इंसान को इंसान के तौर पे ही देखना चाहिए। और मतलब अगर आपका किसी से विवाद हो गया हो या कोई लड़ाई हुई हो या तो आपको पता होता है कि वो मेंटल स्टेट कैसी होती है। अब मैं सोच रहा हूँ ये बंदा क्या मेंटल बीमारी में होगा जहाँ इसको मज़ा ही आता है गालियाँ खा के, क्योंकि ये क्या है, ये रेज बेट है भाई, ये रेज बेट है। और जो छोटी यंग एज के लोग होंगे या ना थोड़े ना समझ टाइप के लोग होंगे वो इस पे से गालियाँ देंगे। तो ठीक है आई मीन मैंने एक्चुअली लोग गुस्सा हुआ कि भाई तू क्रिटिसाइज़ कर रहा है, इसे क्रिटिसाइज़ करना जबकि पूरा हक होना चाहिए किसी का भी। इवन कॉमेडी भी कर रहा है तो भी क्रिटिसिज्म के दायरे में आती है वो। आप क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो किसी चीज़ को। मैंने उस वीडियो में भी यही बोला था कि भाई मुझे लगता है ये व्यक्ति किसी क्रूशियल लेवल के मेंटल अपहीवल से गुजर रहा है। हाथ कांप रहे हैं, आवाज़ कांप रही है, समझ रहे हो। क्रांतिकारी हिंदू और वो सब सोशल मीडिया वाले आरएसएस को इन चीजों से ना आप देखोगे, ये सस्ती लोकप्रियता बटोरते लोगों से, ऐसी कंट्रोवर्सी से आरएसएस मतलब इतना दूर रहता है ना। और ये सच में ये चीज प्रशंसा करने वाली बात है कि एक तो वो संस्था इतनी विशाल है, मतलब इतनी बड़ा वो वर्गद और उसकी तरह है कि फर्क नहीं पड़ता यार इन चीजों से। एग्जैक्टली अब इसको कोई कह देगा नहीं ये खराब है अच्छी है, भाई इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आप को इन सबसे ऊपर समझते हैं और हैं। लास्ट 100 साल की हिस्ट्री में ना इंडिया में अगर एक जो बेस्ट चीज़ हुई है वो ये है कि आरएसएस बन गया। और मैं इसे कोई रिलीजियस उससे नहीं देखता, मैं इसे एक नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखता हूँ। इसका नाम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, यानी कि नेशनल। तो और अगेन इनके चैप्टर्स हैं जिसमें हर रिलीजन के लोग हैं, तो मैं इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता। इंडिया की कॉन्शियंस के लिए और इस तरीके की सोसाइटीज़ या इस तरीके के ग्रुप्स एजेंसीज की ज़रूरत होती है नेशन बिल्डिंग के लिए, स्ट्रक्चर्स के लिए। स्ट्रक्चर्स तरीके के चाहिए होते हैं खड़े करने के लिए। ये बेस्ट चीज़ है जो इंडिया के साथ हुई है पिछले 100 साल में। और अगेन आज़ादी अंग्रेज़ों से मिली है ना, उसको इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, ये बेस्ट चीज़ हुई है। किसी की जलती है तो आई एम सॉरी। मैं ये बात बोलता हूँ अजीब लग रहा हूँ, मेरे वैचारिक स्तर पे 50 मतभेद होंगे, जैसे मोहन भागवत जी तो बोलते हैं यार ये चीज भाई हम तो एग्री नहीं करते, सीधी बात है आपको। मतलब ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता होते हैं ना, तो स्वयंसेवक, उनसे आप बात करोगे वो भी कहेंगे हाँ ठीक है यार हम एग्री नहीं करते, हर बात में एग्री करने की जरूरत नहीं है। एंड दैट्स व्हाट आरएसएस इज अबाउट। यू डोंट हैव टू एग्री। यस, इतनी बड़ी एजेंसी और इतनी पावरफुल बैकग्राउंड में एक संस्था होने के बावजूद भी आप ये देखोगे कोई भी आरएसएस को कुछ भी बोल देता है, कोई उसका रिपरकशन नहीं आता। और ये अपने आप में एक आई डोंट नो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अरे नहीं ऐसा कोई रूल बुक नहीं है। ये आप उनके भाषण सुनोगे, मैं पुराना 100 साल पुराना एक बार सुन रहा था, नागपुर का ही कोई होता है इनका दशहरा के आसपास होता, उस पर उन्होंने एक चीज बोली थी, मुझे वो दिमाग में रह गई। उन्होंने बोला था किसी को लगता है कि वो आरएसएस को ना कुछ ऐसे मतलब एक पन्ना पढ़ के कोई बुक पढ़ के समझ सकता है, नहीं ऐसा है ही नहीं। आप गुरु गोलवलकर को पढ़ लीजिए, आपको लगेगा कि अरे यार गोलवलकर जी को पढ़ लिया अब तो मैं, नहीं ऐसा नहीं। आप बेंच ऑफ थॉट्स रट लो, पूरी बेंच ऑफ थॉट्स, आपको लगेगा नहीं आरएसएस के लोग विचारधाराओं में एक एक चीज जान गया, नहीं है ऐसा। इसीलिए कहा जाता है कि भाई वो संस्था अलग है, बहुत बड़ी है, विशाल है। अब उसमें हमारे मतभेद हो जाते हैं कई बार कि यार आप हिंदुओं के लिए नहीं करते, वो फिर वो भी कई बार चीज कर देते हैं कि यार हिंदू एज इन हम राष्ट्र के स्तर पे काम करते हैं। उस संस्था का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और राष्ट्र की अवधारणा
आरएसएस के लिए और उस विचारधारा के लिए बहुत अलग। हाँ, राष्ट्र की अवधारणा अगर आपको जाननी है तो हम गुरु गोलवलकर को या कोई भी थिंक टैंक आरएसएस को उनको आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। वो तो ये मानते हैं ना कि यार उस ज्योग्राफिकल पूरे एरिया में राष्ट्र की हमारी अवधारणा वो है, उसमें जो जो रहते हैं हमारे हिसाब से हिंदू है, कोई किसी को मानता रहे, उनको लगता हो कि हम तो बाबर के डायरेक्ट। हाँ, उनको लग रहा है वो वहीं से आए थे, उज़्बेकिस्तान से है जीन्स हमारे। आरएसएस ऐसा नहीं मानता भाई, तो कैसे हो सकता है यार, तुम देख अपने आप को। इस डिस्कशन में तो खैर जाना भी, कभी जियोग्राफी देखना इस एरिया की, और अगर कभी आपको मौका मिले तो जाके उन माउंटेन्स को देखना कि वो एक्चुअल में कैसे होते हैं। दूसरी चीज़ ये देखना सेंट्रल एशिया की पॉपुलेशन सस्टेन करने की कैपेसिटी क्या है। फॉर एग्जांपल जो आज के टाइम पे उज़्बेकिस्तान है, एक फर्टाइल वैली है फरगाना वैली, और वो जो उसके आसपास का रीजन है, उसके अलावा रेगिस्तान है भाई, लिटरली रेगिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान तो ऑलमोस्ट पूरा ही रेगिस्तान है। उज़्बेकिस्तान भी टू अ लार्ज एक्सटेंट रेतीली टाइप की ज़मीन है, और फर्टिलाइज़र वगैरह के एडवेंट से पहले उन जगहों पे खेतियाँ करना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से बहुत लिमिटेड सारी लाइक जानवर चराने वाली टाइप की कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, जिसको क्या कहोगे आप, जो खाना बदोश होते हैं। और खाना बदोश सोसाइटी में पॉपुलेशन एक लेवल से ऊपर जा ही नहीं सकती, और वो लेवल बहुत छोटा होता है, क्योंकि बहुत बड़े लैंड पे एक छोटी सी फैमिली सस्टेन कर रही होती है। खेती में उल्टा सिस्टम है। तो दो चीज़ें ध्यान में रखो कि उस लैंड से जिससे आप हेरिटेज क्लेम कर रहे हो, उस लैंड पे कितनी लेवल की ह्यूमन क्रिएट करने की, सस्टेनेंस की कैपेसिटी थी। दूसरा, वहाँ से यहाँ तक आने का जो रास्ता है वो कैसा है। आई डोंट नो, कभी अगर आप यूरोप फ्लाई करोगे और अक्रॉस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ऊपर से फ़्लाइट जाएगी, आसमान से दिखता है वो कि कितना जगेड है वो सारा का सारा एरिया। एनीवे, अब तो शायद वो एयर वगैरह रोका हुआ है। दो दर्रे हैं, खैबर आपने सुना होगा, खैबर दर्रा वो होता है जो पहाड़ों के बीच में से एक रास्ता निकला हुआ होता है। वो एकमात्र रास्ता है उससे अंदर आने का, वेस्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया, जो आगे का एरिया, उससे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आने का। आज के टाइम पे वो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है। अगर वहाँ से नहीं जाओगे तो फिर आपको पूरा नीचे से ईरान से फिर ये बलूचिस्तान वाले एरिया से होके आना पड़ेगा, और वहाँ पे भी जैगेड माउंटेन्स हैं। तो कितने लोग ट्रैवल कर पाए होंगे वहाँ से नीचे, स्पेशली वुमेन, यानी कि जो थोड़े बहुत आए होंगे उन्होंने यहीं पे आके शादी करी होगी, यहीं के लोगों के साथ फैमिली बनाई होगी, और धीरे धीरे उनका DNA तक कन्वर्ट हो गया होगा। और आई थिंक इंडिया में तो खैर इस लेवल का डिल्यूजन है भी नहीं, थोड़ा पाकिस्तान में ज़्यादा डिल्यूजन है इस चीज़ का, कि सेंट्रल एशिया के साउथ और सेंट्रल एशियन और टर्किश हैं हम, और पता नहीं उनके फादर चेंज होते रहते हैं आए दिन। इंडिया में मेरे ख्याल से मैंने तो इन जनरल बहुत, कोई एक लार्ज डिबेट नहीं देखी कि कोई स्पेशली लेट्स से कि मुस्लिम्स क्लेम कर रहे हो कि वी आर सेंट्रल एशियंस या अरब्स और समथिंग। आई थिंक इंडिया में फिर भी अंडरस्टैंडिंग है। पाकिस्तान में जो लेफ्ट या लिबरल या एक्चुअल में एनलाइटेंड माइंडसेट के लोग हैं, वो कहते हैं भाई DNA चेक कर लो भाई, 99.99% लोकल DNA ही है। एनीवे, ये बहस ही मुझे इतनी छुछुंदर लेवल की लगती है कि इसमें जाना भी, पर मैंने आपको दो लॉजिकल साइंटिफिक जियोग्राफिकल पॉइंट दिए हैं जिससे कि आप जज कर सकते हो कि क्या ये हुआ भी होगा या हो पाया हुआ या नहीं। कुछ भी एकदम, कोई सैयद साहब, कोई अंसारी साहब वाले बैठे हैं अपने आप। अरे तुम देखो यार, तुम अपने बगल वाले पड़ोसी पांडे जी रहते हैं, तुम्हारे या त्यागी जी रहते हैं, उनके जैसा दिखता है तुमसे, दोनों तुम्हारी चमड़ी एक कलर की है, कलगाटी एक कलर की है, तुम अपने आप को मिला नहीं दे। सऊदी जींस नहीं है तेरे, नहीं है, तो उस चीज में वो मानता है। अब उसमें वो कई बार इस तरीके के, बाय द वे डिस्कशन कहीं और जा रही है, मेरे साथ तो ऐसा होता ही है बहुत ज्यादा। हम भी मजाक उड़ाते हैं उस चीज का, वो ऐसे कि भाई DNA सेम नहीं है वो, अब उसमें हम लोग आहत हो जाते हैं। आहत वो उस सेंस में होते हैं कि आप ये मत बोलिए, क्योंकि भाई एक पर्टिकुलर ग्रुप अपने आप को बोल रहा है कि हम औरंगजेब के वंशज हैं, और फिर आप मुझे बोल रहे हो भाई हम दोनों का DNA सेम है, तो मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं।
कोई अपने आप को औरंगजेब का वंशज बोल रहा है ना, तो मैं उसके साथ अपना डीएनए नहीं मिलाऊंगा भाई, ये बात सीधी। हाँ, जो मुसलमान जो यहाँ पे ठीक है वो बोलता है कि मैं इस्लाम में मानता हूँ, पर उसको पता है कि वो कह रहा है कि यार मैं आज इस्लाम में मान रहा हूँ क्योंकि मेरी एक जनरेशन 2 जनरेशन ने ये किया, बट मेरी रूट्स हिंदू है या जो भी है कल्चरली, हालांकि मैं उनसे इतना रिलेट नहीं करता कि ऐसे कॉली भर ली जाए। बट हाँ, अगर वो ये मानता है कि मेरे बाप दादा हिंदू रहे थे, तो मैं एक तरीके से मान सकता हूँ कि हाँ डीएनए सेम होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ना। बट अगर आप मुझे बोलो कि बगल में जो अब्दुल रहता है जो बोल रहा है कि मैं बाबर का वंशज हूँ, इससे तेरा डीएनए सेम नहीं है भाई मेरे, और मुझे कराना भी नहीं, और उससे पूछ लो, उसे नहीं कराना मेरे साथ डीएनए से, तो यहाँ मतभेद आ जाते हैं। लेकिन अगर हम संस्था ओके, ये आरएसएस के जो डेफिनेशन है इंडियन की वो उसके हिसाब से बात कर रहा है, ठीक है, ओके, अब समझ आ गई। तो ये कह रहा है कि मैं उस वाले पॉइंट से, आरएसएस का जो पॉइंट है कि इस लैंड एरिया में जो भी रहता है वो हिंदू मुस्लिम जो भी हो वो इंडियन है और वो सेम डीएनए का बंदा है और वो इंडियन है, और पुलकित कह रहा है कि मैं उस चीज़ से अग्री नहीं करता, ठीक है। इस तरह पे बात करें तो फिर यार मेरे ख्याल से आरएसएस मतलब राष्ट्र छोड़िए दुनिया के लेवल पे अनमैचेबल है यार। ऐसा ऐसा हाँ, दुनिया की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है भाई। नॉर्थ ईस्ट में आप लोग का काम देखिए ना, पहले हमको लगता था मजाक उड़ाया, चड्डी पहन के जा रही है, बोल दिया लेफ्ट वालों को, तो क्या मजा, तुम साले बेरोजगार, तुम्हारे टीचर रिटायर होते हैं, तुम 20 लोग मंडली बना के तुम्हारी जिंदगी इसमें निकल गई भिखमंगो, तुम्हारे ओपिनियन का क्या वैल्यू है, वो वहीं आउटर रिंग रोड पे रह जाता है। दिल्ली तक को नहीं पता, मतलब यार दिल्ली जैसी जगह पे जेएनयू है ना, मैं तो सच बताऊं यार, मैंने इतना जीवन बिताया नहीं, मुझे पता नहीं था ये ब्रिगेड यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। हालांकि मुझे यूनिवर्सिटी से कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं मानता कि जेएनयू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, नहीं है भाई। आई थिंक साउथ कैंपस के आसपास कहीं पे है, मैंने भी पर्सनली तो जाके देखी नहीं, बट जो डीयू का साउथ कैंपस है उसके आसपास ही कहीं पे है। वहीं से निर्मला सीतारमण भी निकली है, जयशंकर निकले, एक से थिंक टैंक निकले हैं, लेकिन वही होता है ना, एक मच्छी जो है ना गंदी, वो तालाब को गंदा करती है। तो ऐसे लोग कोई भी ओपिनियन देते हैं, ये चड्डी पहनते हैं, ये चड्डा पहनते हैं, ये करते हैं, वो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। चड्डी पहनना तो अच्छी बात है भाई, पहनो तुम भी, वरना खारिश हो जाएगी और दूसरी टाइप की दिक्कतें हो जाएंगी। भाई पहननी चाहिए। बोलने तो जहां से मतलब ये क्या रहता है ना, हिलवा चड्डी से याद आ गया, एक वो मीम नहीं था वो लड़की कह रही थी कौन सी चड्डी पहनी है, कौन सी कलर की पहनी है। जिंदा रहेगा वो जिस गांव का होगा ना इटवा, वहां पे जब बाढ़ आएगी, वहां पे कोई नेचुरल कैलेमिटी आएगी, तो वही चड्डी वाला खाने के पैकेट यहाँ से भर के लेके जाएगा और उनको बांटेगा, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम क्या बोल रहे हो साले, यहाँ पे उसको चड्डी बोलो चड्डा बोलो। तो ये है आरएसएस एज अ संस्था, वो तो इन चुटकुलों उटकुलों से बहुत ऊपर है। आपको लगता है मुझे फर्क पड़ता है, तुमने ना पुराना कामरा ने ऐसा बोल, तो कौन उनके हिसाब से देखा जाए तो भाई कौन है उनके लिए? तो भाई जो मैं कह रहा था कि आरएसएस वालों को छोड़ के, मूल संस्था को छोड़ के, बाकी सब अपना आहतनेस ले गए अपने अंदर, ये कैसे बोल दिया, क्या बोल दिया, उसके बाद उसके वाले आ गए अंधेड़, इधर वाले अंधे, उसके वाले डबल अंधे। तुम्हें कैसे पता आरएसएस में कामरा की, मतलब अगर हम बात करें कि ये ऐसा ही क्यों करता है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, आप अगर कभी कामरा के स्तर पर सोच के देखिए भाई, तुमको मैं बता रहा हूँ शांत होना हो जाएगी उस बंदे से, यू स्टार्ट फीलिंग पिटी फॉर दैट गाय। यार आप इसके करियर की शुरुआत देख, इसके चैनल पे जो लिटरली जो पुरानी वीडियोस पड़ी है ना, एक बार जाकर के देखना आपको। ओके, यही एग्जैक्टली टू सम एक्सटेंट मैं इसी के ही अलोंग द लाइन बात कर रहा था। थोड़ा सा मुझे अंडरस्टैंडिंग है एज एन आर्टिस्ट के बैकग्राउंड या माइंडसेट की बात है, आर्टिस्ट के माइंडसेट के बारे में मुझे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। जो भी व्यक्ति आर्टिस्ट होगा ना, वो लाइक ह्यूमन सिचुएशन या पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल क्लाइमेट, इस चीज़ के बारे में अवेयर होगा ही होगा। आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी डीलर्स भरे हुए हैं बॉलीवुड में, उनकी बात नहीं कर रहा, या किसी भी तरीके का। तो आपने देखा होगा ये हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं जो कि अपने क्राफ्ट में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक स्टैंड ले लेते हैं पॉलिटिकल, आप उनसे अग्री या डिसएग्री कर सकते हो, बट लेते हैं स्टैंड, राइट। तो उसका एक पॉलिटिकल साइड होता ही होता है, क्योंकि आर्ट अपने आप में स्पेशली क्रिएटिविटी आती ही तब है जब आप सोच पाओ,
और जब आप सोचोगे तो आप जो रियल सिचुएशन है उसको कैसे इग्नोर कर दोगे जो चल रहा है रियल टाइम में। तो आपका उसके बारे में ओपिनियन होगा ही होगा, मे बी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो, इसके ही ज़्यादा चांसेस हैं। कामरा के साथ केस ये हुआ कि कामरा के साथ उसके जो वो पॉलिटिकल साइड था वो उसने उसके जो आर्ट को पूरी तरीके से ओवरशैडो कर दिया। क्या कहूँ उसे, झंडू टाइप के लोग हैं जिनको लगता है कि वो सच में कॉमेडी कर रहा है। अब पता नहीं, या तो उन्होंने कॉमेडी नहीं देखी या तो उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं देखा। तो एज एन आर्टिस्ट अगर आप उसे सोचो तो वो कभी भी अगर देखता हुआ लुक बैक करता होगा तो आई डोंट थिंक कि आर्ट साइड पे वो सेटिस्फाइड है। अब हाँ, अब वो वाली चीज़ कहे कि मैं तो वो लड़ रहा हूँ भाई, मैं तो आंदोलन कर रहा हूँ, वैसे करके अपने आप को कोप करे, वो एक अलग बात है। यार अरे ठीक कॉमेडियन है यार, अगर ये मतलब ऐसा कॉमेडी करता रहेगा ना ये चल जाएगा। हाँ, मुझे उसका शुरुआत का एक जोक याद है, उसने लिटरली ये बात बताई थी कि उसका जोक था कि मतलब आप कभी वोडाफोन या एयरटेल के साथ आप इमोशनल हो जाते हो क्या? नहीं होते ना, सर्विस प्रोवाइडर है, अगर चेंज कर देते हो, अगर चेंज करना पड़े तो सरकार भी तो सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसके साथ इमोशनल क्यों हो रहे हो कि सरकार को सपोर्ट करना। और आई टोटली एग्री, और इंडिया ऐसी कंट्री में जनता को अवेयर बनाने के लिए बड़ा सही तरीका था। फिर उस आदमी ने क्या किया ना, कॉमेडी छोड़ के सब किया। फिर वो ऐसे रेंट पे जाता था प्रचार करने, यात्राओं में जाने लगा, ऐसे पैदल बिठा के। और कभी इसका सपोर्ट किया हुआ या जिस पॉलिटिकल आइडिया पे ये बिलीव कर रहा है वो सफल नहीं हुआ आज तक। सारी बातें करने लगा, पत्रकारों को हरास करने लगा एरोप्लेन में। ठीक है, पत्रकार कैसे भी थे, तो पत्रकारों आई मीन तुम पर्सन, तुम इंडिविजुअल को तुम हरास नहीं कर सकते, वो तो है ही, लेकिन और वो कोई क्रिमिनल भी नहीं है, लेकिन पत्रकार वाला लेवल तो नहीं है भाई उसका। एक टाइम पे था लेकिन आई क्रिंज है भाई बंदा, ठीक है। हाँ, बट तुम किसी को हरास नहीं कर सकते। तुम अगर पब्लिक में किसी को जाकर हरास कर रहे हो तो बेसिकली वो एटलीस्ट मिसडिमीनर है, एटलीस्ट अगर तुमने हाथ नहीं उठाया किसी पे तो मैं नहीं समझता कि भाई ऐसे लोगों का सम्मान किया जाए, लेकिन भाई बैठा तो बैठा, अपना उसको हरास स्पेशली फ्लाइट में तो नहीं करेगा तू, तेरे बाप का प्लेन है क्या पब्लिक प्लेस पे किसी को गाली देने लगेगा? तो सोचो उस व्यक्ति ने अपना मतलब, मैं ये सीरियस उससे कह रहा हूँ, आप इसके आसपास के लोगों से, इसके साथी कॉमेडियन से अगर आप पूछोगे, एक वो होता ना कि वो उससे कह रहे होंगे क्या तू कॉमेडी कर, तू मोदी को क्रिटिसाइज कर, किसी ने नहीं बोला, तू भाजपा को क्रिटिसाइज कर, आरएसएस कर, सब कर, तू कॉमेडी से करना, तू स्टेज पे आके कर, तू स्क्रिप्ट लिखना। तू साले नेताओं का, पार्टियों का चटुआ बना हुआ है, तू यात्राओं में जा रहा है, तेरा काम कॉमेडी करके गाने बना रहा है। क्या था वो, गद्दार नजर वो है, फिल्मों के गानों में लिरिक्स फिट कर रहा है और लोग उसे कॉमेडी मान रहे हैं। यार कोई पता नहीं क्या तो कोई आंटियों का बहुत बड़ा वो हुआ था, कोई ना कोई विरोध प्रदर्शन हुआ था, मुझे याद नहीं है, उसमें ऐसा हाय हाय और मोदी और समझ रहे हो लाइक तुम मर जाओ या कुछ तरीके का, उस तरीके का कोई डायलॉग था। मैं कह रहा मैं यार तू तो ये तो ये है तेरा कॉमेडी का लेवल। ये नहीं है भाई, तुझे पॉलिटिकल सटायर कोई दिक्कत नहीं, करो बिल्कुल करो यार। पॉलिटिकल सटायर के लिए ये बंदा कभी अरेस्ट नहीं हुआ होगा, देखिएगा। और अगर किया भी है तो अब अगर कोई ऐसा बोले कि पॉलिटिकल सटायर तो ऑलमोस्ट लाइक लाइफ ब्लड है यार। किसी भी अवेकन सोसाइटी या एटलीस्ट लाइक लिटरेट सोसाइटी के लिए जहाँ पे डेमोक्रेसी को फ्लरिश करना है, पॉलिटिकल सटायर होना ही चाहिए। जस्ट बिकॉज मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, मैं बीजेपी का क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकता, ऐसी बात नहीं है। पर तुम ऐसी बात कर रहे हो ना जिसका सर है ना पैर है, ना उसका कोई कंस्ट्रक्टिव यूज है, ना वो फनी है, तब लगता है कि भाई क्या कर रहा है तू। उसका वैल्यू तोड़ा था, उसने ऐसा बोला था। पहली बात तो उसने एकनाथ शिंदे के लिए जो कमेंट बोला था वो सेंसिबल नहीं था भाई, गद्दार या जो भी उसने वाला बोला था। तेरा क्या है भाई, उसने तेरे साथ गद्दारी करी क्या एक बार सुन, उद्धव ठाकरे बोल देगा उसके साथ। अबे यार पार्टी बदलना, बात ऐसे कर रहा है जैसे भारत का पॉलिटिक्स पता नहीं क्या है। अबे भाई ऐसा कोई धंधा नहीं जो इन्होंने किया नहीं, और इससे पहले सारे लोग सब तरीके के काम कर चुके हैं। चलो फिर भी ठीक है, अपनी भड़ास तो बंदा निकालने के लिए बोल सकता है। क्या वो बोल देगा, संजय राउत बोल ले, शिवसेना वाले बोल, शिवसेना रहेगा, चल ठीक है, फिर भी तूने बोला। उसके बाद उसके साथ जो किया
शिव सैनिकों ने किया। नहीं, मतलब एक बात वाली शिवसेना ओरिजिनल तो यही है ना, पता नहीं मुझे नहीं पता भाई ओरिजिनल डुप्लीकेट कौन सा। पॉइंट ये है कि भाजपा ने और आरएसएस ने तो इसके ऊपर मतलब वो वाला हाल हो रखा है, भाजपा आरएसएस ऐसे ही बढ़ रहा है, इसके ऊपर कभी कुछ नहीं किया यार। आप उठा करके देखना, इसने कितना भी मोदी गरियाया, भाजपा गरियाया, अमित शाह, कुछ नहीं किया। इसके वेन्यू तोड़ना या इसको फोड़ना जब भी किया है ना शिव सैनिकों ने, या वही महाराष्ट्र एक वो वाला कि मराठा परेड वो स्टेट में था, क्योंकि इसने मेरे ख्याल से छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कुछ नहीं, या तो इसने बोला था या इसके शो में बोला गया था, तो कोई मराठी ऑर्गेनाइजेशन। महाराष्ट्र में ऐसे एक चीज़ है, पॉलिटिक्स वाली बदमाशी बहुत होती है वहाँ। लाइक और किसी स्टेट में मुझे नहीं ध्यान पड़ता कि इस लेवल पे होती हो। लाइक गुंडागर्दी जैसे पहले यूपी बहुत बदनाम था, या बिहार भी बदनाम था, गैंगस्टर वगैरह पंजाब हरियाणा में भी हैं, लाइक थे या हैं अभी भी, और भी क्राइम है और जगहों पे भी। लेकिन महाराष्ट्र में एक स्पेसिफिक लाइक पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर्स होते हैं उनकी बदमाशी चल रही होती है अलग ही लेवल पे कि अभी मराठी नहीं बोल रहे उस बात के ऊपर, कभी किसी उनके नेता को बोल दिया उस बात के ऊपर। पहुंचा था मुझे नहीं पता, लेकिन आपको इंसिडेंट उठाकर एकदम भाजपा वालों ने, मतलब भाजपा कार्यकर्ताओं ने, आरएसएस के लोगों ने इसके साथ कभी कुछ नहीं किया है। मैं वही ढूंढ रहा था, मैंने यार कोई तो इंसिडेंट निकले। अब कोई कहेगा एफआईआर हो गई इसके, यार एफआईआर तो छुपैया नेता ही कोई भी करिए, एफआईआर तो कोई भी कर सकता है, आप पे कर दो, वो तो कोई नहीं। और अगर आपने सतीश रे का वो देखा है ना, वो आज नेताजी के साथ इस चीज़ के ऊपर बात हुई और नेताजी कह रहा है भाग साले यहाँ से, और वो कह रहा है नेताजी मार्गदर्शन देते हुए तो जो इस टाइप के छुटभैये नेता होते हैं ना, जिनको पार्टी में अपनी वो बनाना होता है, या फिर अगर मिर्ज़ापुर का वो सीन है जिसमें वो आता है छोटा सा नेता लेके कहता है कि ये देखो हमने पोस्टर छपवा दिए, तो वो कहता है कद क्या है तुम्हारा, वो कहता है पार्टी में कद क्या है तुम्हारा। तो जितने भी छुटभैये नेता होते हैं वो पार्टी के बड़े नेताओं के नज़रों में आने के लिए इस तरीके की चुतिया पे करते रहते हैं। ठीक है कि किसी ने किसी के उसमें करवा दी, एफआईआर करवा दी, ये वो चीज़ें। एफआईआर या कंप्लेंट की बात नहीं कर, जो ये वाली चीज होती है ना कि इसको धमकाया गया या इसको, तो ये महाराष्ट्र छोड़ के भी क्यों भागा? अभी ये बंदा महाराष्ट्र में नहीं रहता, ये तमिलनाडु रहता है, वो क्यों भागा? उसका भी कारण भाजपा आरएसएस मतलब ये नहीं थी, उसका कारण शिवसेना और ये सब वाला सब था देखा जाए तो। और अब देखो वही वाली चीज है, जिसने तुझे पेला, जिसकी वजह से तू भागा, उसको तो कभी कुछ नहीं बोलता। एकनाथ शिंदे के ऊपर इसने दोबारा कभी कुछ नहीं बोला, क्यों नहीं बोला भाई? एस्टेब्लिशमेंट तो वो भी है ना, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बोल ठुकाई हुई है इसलिए जाना है। मैं तो बिल्कुल तो भाई डिप्टी सीएम तो वो भी है, फिर से बोल कुछ उसके लिए। तो समझ रहे हो कि जहां तुम्हारी फटली वहां तुम साइड हो जाते हो, तुम पुराने जोक्स अपने डिलीट कर देते हो, जहां पे तुमने ये लिख रखा है कि What will you gift on a Muslim wedding? Condoms. क्यों डिलीट किया तूने? जो किसका? ये मैंने इसको परफॉर्म करते हुए देखा है, आई थिंक किसी वीडियो भी है इसकी। इसने लिखा हुआ था, ट्वीट किया था, क्यों डिलीट किया तूने? डर है ना? वहां पे भी ठुकाई होने का डर है। तो वही वाली चीज है कि जो साला दबा रहा है, जिससे तुम्हारी पट रही है, उसको तुम कुछ नहीं बोल रहे, तुम पुश करते रहते, अरे साला ये आरएसएस के पीछे डाल दे, कोई जरा सा मुझे कुछ कर दे, मतलब वही ना, ये वो वाला क्रेविंग इसको वाली हो रही होगी कि यार एक आरएसएस वाला कोई स्वयंसेवक आके चांटा मार दे यार, प्लीज थोड़ा सा कुछ मिल जाए, जरा सा, इतना सा ताकि बोल सकूं भाजपा वाले मार रहे हैं आरएसएस वाले। ठीक है, कुडोस टू आरएसएस, कुडोस टू बीजेपी, ध्यान ही नहीं देते। तू कर यार, मजा इसी चीज में है कि इसको करने दिया जाए, तो कर, कन्हैया का प्रचार करना है, कर मेरे फोन में पैसा ले कर, क्योंकि भाई ये ना साले कॉमेडी के राहुल गांधी होते, तुम फायदा उन्हें दे रहे हो। सही बात। राहुल गांधी मतलब भैया जहां जहां जाएंगे अपना रैली करेंगे, फायदा इनको। हम तो कहते हैं राहुल गांधी छोड़ दे पॉलिटिक्स, छोड़ दे अगर कांग्रेस, भाजपा कल हार जाए ये क्या वोट तो वैसा ही हाल है। के साथ एक और है भाई दूसरा इसका, वो जर्मनी वाला, उसके साथ भी यही सब होता है। उसको मतलब इन लोग को दोनों को एक चीज तो समझ आ गई है कि यार रेज बेट एक ऐसी चीज है ना। एग्जैक्टली ये रेज बेट है, ये इसका बेस्ट सोल्यूशन है इग्नोर मार दो, इसका ध्यान ही मत दो। ये काम करती है जब कुछ ऐसा हो रहा हो, नजरों में ना आ रहे हो, कुछ ऐसा डाल दो कि उस पे और इनकॉन्ग्रुएंस ये इस बात के साथ कि उसी के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, कंट्रोवर्सी टाइप का इतने में काम हो जाए। तो
इस पे तो मतलब आहत होने वाला, मतलब इस पे तो आहत हुए तो आरएसएस वाले हुए सबसे पहले तो। क्योंकि देखो उसने एक ऑर्गेनाइजेशन को बोला है टेक्निकली, उसने ऐसा तो नहीं बोला ना पूरे हिंदू इंडिविजुअल को नहीं समुदाय बोला। को, पूरे सनातन समुदाय ना, ठीक है आरएसएस को बोला है ना उसने। आरएसएस वाले हो और फिर आरएसएस वाले अगर बाकियों को आहत करेंगे, बाकियों को बोल रहे हो कि भाई आप भी हो, तब तो बात है। मुझे नहीं लगता कि आरएसएस वाले भी इस पे कुछ होंगे, उनको पता है कि करने दो यार, वही वाली बात है ना, छोटा आदमी गुंडा ही करना चाहता है, जैसा कि मन होता है उनको। ये भी सही है, ये हाँ, सही है। बहुत बड़ा स्ट्रेचर है। ये मूवी भी खतरनाक है भाई यार। वैसे अनुराग कश्यप बावला हो या जो मर्जी हो, लेकिन मूवीज बहुत बढ़िया बनाता है भाई, डायरेक्टर बढ़िया है। वो इन सब चीजों से, चुटकुलों से अगर आहत होने लगे तो वो सब कर ही नहीं पाएंगे जो वो असल में करते हैं।